वेलकम टू जीके लर्न। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 7 से हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र पर कुछ क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? ये हमारा हो गया यूनिट 7 के इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आया हुआ ही क्वेश्चन था, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है इकोटोन। ठीक है, इसकी भाषा बदल दी गई थी बट प्रश्न यही था। पारिस्थितिकीय तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटकों से मिलकर बनता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन होता है। किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ कीटों तथा कवकों की उपस्थिति होती है। फिर पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत जैविक व अजैविक समुदाय के मध्य अंतः संबंधों के वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है? तो ये सब पूछ रहा है कि जहाँ पे इस सब का अध्ययन किया जाता है उसे कहते क्या है? तो उसे कहते हैं व्यावहारिक पारिस्थितिकी। फिर आता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक घटक और अजैविक घटक, ये तो बेसिक है। फिर पारिस्थितिकी किन के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी। फिर संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन का अध्ययन। पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद कौन है? तो अर्नस्ट हैकेल हैं। ठीक है, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो उत्परिवर्तन पर। किस पर? उत्परिवर्तन पर। फिर पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है सजीव जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का। पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? तो नाम में ही दिया है, सामुदायिक पारिस्थितिकी में। फिर डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं किन कारणों से उत्पन्न होती है? हर कोई अलग अलग होता है। क्यों? तो प्राकृतिक वर्ण के कारण। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में किसे शामिल किया गया है? तो एक तो सबको मालूम है क्या? जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, दो और हैं, अस्तित्व हेतु संघर्ष, संसाधन के अनुसार संतुलन। ठीक है, ये दो याद रखना। फिर विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी है, स्टेबल है, कहलाता है एक्यूमेन। पारिस्थितिक कर्मता से क्या आशय है? ये परिभाषा का उत्तर आप लिख सकते हो क्या कि पारिस्थितिक कर्मता केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है। इसकी भाषा जटिल और टफ हो सकती है बट आपको इसको ऐसे ही सुनना है और समझ लेना है, क्योंकि प्रश्न का सेम उत्तर दिखेगा, आपको टिक का बस करके आना है। तो पर्यावरण प्रतिफल है किसका है? तो जैविक तत्वों का, भौतिक और अजैविक तत्वों का। स्वपारिस्थितिकी का क्या आशय है? यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अभी हमने पहले पढ़ा था, वही पर्यावरणविद, वो थे अर्नस्ट हैकेल, वही हैं। फिर पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। ये तो उसने खुद बताया कि कितने महत्वपूर्ण चरण हैं, 4 हैं। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन 4 चरणों का सही क्रम क्या होगा, अनुक्रम क्या होगा? तो वो होगा पहले नंबर पे क्षीणता, दूसरे नंबर पे आक्रमण, तीसरा नंबर पे प्रतिस्पर्धा और चौथे नंबर पे स्थानांतरण। फिर है पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। तो क्या क्या हैं? तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो वो है समुद्र।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब पारिस्थितिकीय पदछाप। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है क्या? वो है वनोन्मूलन। अब ये बहुत टफ वर्ड है। इसका मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि क्या? बड़े क्षेत्रों में वनों की कटाई करना, लार्ज एरिया में वनों का जड़ से उखाड़ फेंकना, वैसा कुछ। तो कौन विश्व का एक विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र है? वो समुद्र ही है। विशालतम कहो, चाहे आप स्टेबल कह लो, चाहे आप वो स्थायी कह लो, है ना। तालाब क्या है? तो यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो प्रस्तर एक जीवीय नहीं है, जीवीय कारक नहीं है। तो फिर क्या है जो इसके अंदर आते हैं? वो है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में किन संगठकों का योगदान रहता है? तो वो है जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठकों का योगदान रहता है। फिर आता है इकोसिस्टम। तो पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? तो जीवों, मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रह रहे हैं। क्या पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऐसे बहुत प्रश्न बनते हैं कि सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र होता है, ठीक है। तो क्या सही है? ये तो एक सही, मतलब ये वो लाइन हो गई जो सही नहीं थी। तो जो सही लाइन है वो है, यह अजैविक और जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। क्या? पारिस्थितिक तंत्र के विषय में जो सही है वो है कि यह जैविक और अजैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट, एक बड़ी इकाई बनाई जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। महासागर क्या बनाते हैं? तो संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं एक विशालतम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है? तो वो काम करेगा पर्णहरित, मतलब अपन जिसको जानते हैं क्लोरोफिल के नाम से। कौन एक सरित मतलब लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो वो तालाब नहीं है, लेकिन क्या क्या है? तो लैगून हो गया, समुद्र तल का, है ना, मुहाना और सरिता, यह तीनों ही लोटिक मतलब सरित पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। क्या है जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय सिंगल डायरेक्शन प्रवाह को दर्शाता है? तो वो एनर्जी है, ऊर्जा। फिर पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? तो सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जो सब कुछ खा लेगा उसमें ज़्यादा एनर्जी, सीधी सी बात है ना। तो उच्चतम पोषण स्तर। फिर कौन सा एक मूल तत्व आप याद रखने को ऐसे रख सकते हो। फिर कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो फॉस्फोरस। ये पूछा जा सकता है कि क्या है जो पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित रहेगा? तो फॉस्फोरस। फिर पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या होगा? तो मैंग्रोव, घास स्थल मतलब ग्रासलैंड, फिर झील आएगा और फिर महासागर। ये क्या है? सही अनुक्रम है किसके? घटती उत्पादकता के क्रम में पारितंत्रों का। पारितंत्र अपन ने अभी क्या पढ़ा था? पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, ठीक है। फिर वही इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में सही कथन क्या होगा? तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। अब क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब आर्टिफिशियल क्या है जो अपन लोगों ने बनाया? वो है फसलें, है ना। वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या कहलाता है? ये सब कहलाएगा निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी लो हो और रेजिस्टेंस हाई हो। ये ऐसी एफिशिएंसी वाली जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो ये कहलाएगा क्या? कि वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से ह्रास मतलब टूट फूट जाए, है ना, और यदि जो टूट फूट हो रही है वैसी शक्तियों की जो प्रभाव है वो ईजिली ख़त्म भी हो जाती है, तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित स्टेबल अवस्था को प्राप्त कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो ये ऐसा वाला कहलाएगा क्या? निम्न स्थायित्व और उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है।
शेर शेर पक्षी, सांप एवं वृक्ष क्या हैं? तो ये सब जैविक कारक के अंदर आते हैं। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, वो परजीवी कहलाएंगे। और वे दिन के समय, अच्छा इनके इंग्लिश वर्ड्स भी ढूंढ लेना, ठीक है, नहीं तो मैं ये बता दूंगी आगे। फिर दिन के समय में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है? तो दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, यही इसका मेन कारण है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है किसके रूप में, किस आधार पर? तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास, ठीक है, के आधार पर, खुद से बैलेंस हो जाता है, उसके डेवलपमेंट के आधार पर प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। बहुत ही बेसिक है, आपको पूछ भी सकते हैं और बन भी जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व रहता है? Mg। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले और लाल रोशनी के क्षेत्र में। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले इसी यौगिक का निर्माण होता है। उसके बाद क्या, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाएंगे? तो विषाणु और जीवाणु, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया, ये दोनों अपघटक जीव कहलाएंगे। लास्ट स्टेज जब सब कुछ सड़ गल जाता है और आखिरी में जो एकदम सफाई कर्मी कहलाते हैं वो यही दो कहलाते हैं। कौन? वायरस और बैक्टीरिया। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र विकसित किया जाता है कैसे? तो हमने बताया था खेती करके, मतलब फसल, मतलब क्या? कृषि भूमि के द्वारा। घास भूमि या ग्रासलैंड किस पारिस्थितिक तंत्र में, कौन से इकोसिस्टम में शामिल किया जाएगा? तो वो स्थलीय स्थल में है ना, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाएगा। अब किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? तो एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक मतलब सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है। फिर आता है क्या कि किस पारिस्थितिक तंत्र की एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो वर्षावन की। किसे अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है? तो सूक्ष्म समुदाय, ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संरक्षक। प्रकाश, पोषक तत्वों एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु किसमें सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? तो एक ही स्थान पर नीश या फिर क्या बोलना चाहिए इसको, आश्रय शरण, है ना, लेने वाले क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहते हैं, जो एक ही एरिया में रहते हैं, वैसे टाइप के, है ना, उनके बीच ज़्यादा प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। किसको लेकर के? प्रकाश को लेके, पोषक तत्वों को लेके, स्थानों की प्राप्ति को लेकर के। आप एक ही बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे बो दो तो उनमें से कुछ ही होंगे जो आगे तक बच पाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। किसके लिए? जीवन के लिए। फिर पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है कैसे? सभी पत्तियों की क्षति अगर हो जाएगी तो पौधा भी खत्म हो जाएगा। आप पत्ती गिरा दो, पौधा खत्म। फिर समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो फाइटोप्लैंक्टन। ये सीधा नाम आपको दे देगा 4-5, उनमें से कोई एक ही लिखा होगा फाइटोप्लैंक्टन, तो उसमें टिक करके आ जाना, ठीक, क्योंकि यही है जो समुद्री पारितंत्र के मतलब फाइटोप्लैंक्टन वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सबसे ज़्यादा होता है। किसी समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता, किसी समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि उसके जल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर में आने के कारण होती है। ये इसने एक फैक्ट कहा कि किसी समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि उसके जल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर, नीचे लो लेवल से हाई लेवल जाने के कारण होती है। अब जल स्तर के नीचे से ऊपर आने की क्रिया उत्पादकता को बढ़ाने में किस प्रकार हेल्प कर रही है, वो ये पूछ रहा है। तो पोषक तत्वों का समुद्री सतह पर जमाव होना ही उसको हेल्प करता है कि जो लो लेवल से हाई लेवल तक जा पा रही है, क्या? उत्पादकता में वृद्धि। अब ये पूछता है क्या कि अंतरिक्ष यान में बना, अच्छा 75 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है क्या? एक ये आर्टिफिशियल पारितंत्र है, ठीक है, मतलब कृत्रिम पारितंत्र। फाइट्रोन एक पद्धति है। अब ये फाइट्रोन क्या है वही पूछ रहा है, जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास होता है। अब आता है क्या कि प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है किस आधार पे? तो
तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, शायद ये हो चुका है। फिर दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। ठीक है, अब ये कहानी सुनेगा क्या कि दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है और दूसरा खाना बनाता है, भोजन बनाता है ना, और उसे प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सहजीवन। आपका एक मित्र आपके साथ रह रहा है, ठीक है, और उनमें से एक ने आपको हॉस्टल दे दिया, उसने बोल दिया भैया नल आता है यहाँ पे, अच्छा खाना, अच्छे पोषक तत्व हैं, है ना, और दूसरा क्या बोलता है, अच्छा ठीक है मैं मैस से खाना ले आऊँगा, फिर मैं घर पे बना दूंगा। तो ये क्या कहला रहा है आपका? यह कहला रहा है सहजीवन। फिर वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे कि दीमक, मक्खी, केंचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे कहते हैं टेरेरियम। ओके, टेरेरियम। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है क्या? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ठीक है, ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन और सीधे सीधे ऐसे ही लाइन देखने को मिलेगी आंसर में, तो आपको बस इन्हीं को टिक करके आना है, तो इनको आप रटने के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं। फिर महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। किसके कारण? तो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर जो है वो तटीय क्षेत्रों के अपेक्षा, मतलब कोस्टल एरिया उसके अपेक्षा अधिक होता है। फिर आता है कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? तो जो बड़ी मछली हो गई, जो कछुआ हो गया, जो मेंढक हो गया, ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंदर आते हैं। फिर आता है जीवाणु जो है ये एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। ये क्या है? तो ये है जो एक्टिनोमाइसीज, अगर पूछे कि क्या है तो वो है प्राथमिक उपभोक्ता। अपघटक मतलब डिकम्पोजर किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो ये लेवल 4 के हैं। पोषण स्तर 4 के अपघटक जो डिकम्पोजर कहलाते हैं, ये पोषण स्तर 4 पे आते हैं, है ना। फिर पशुओं की त्वचा पर विविध जो पैटर्न बने रहते हैं, जैसे कि जेब्रा हो गया, है ना, तो इनकी, और जो धूमिल तेंदुआ हो गया या फिर कोई भी चीता हो गया, बाघ हो गया, जो भी पशु हैं जिनके त्वचा पर जो पैटर्न बने रहते हैं, डिज़ाइन बनी रहती है, ये किस कारण से बनती है? अचानक से तो बनती नहीं होगी, तो उसी जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, बहुत समय से रहते रहते उन पे वैसे पैटर्न बन जाते हैं। कोई धूप में काला हो गया तो कोई सफ़ेद हो गया, वैसा टाइप। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। ऐसे वो बेंगलुरु वाला भी याद कर लेना। फिर पारितंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी जो है ये क्या कहलाती है? जैव संरचना। यही जैव संरचना कहलाती है। और लास्ट है प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी? चार्ल्स डार्विन की। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी? चार्ल्स डार्विन की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।